अब ध्यान दीजिए आप, गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया गया वह भाग जिसका एक भाग कलई किया हुआ होता है तथा दूसरा भाग परावर्तक होता है। जैसे हमने इस कांच के गोले को लिया, इसके कुछ भाग को हमने अंदर से पेंट कर दिया है क्योंकि ये कांच का खोखला गोला है, और कुछ भाग को बाहर से पेंट कर दिया है। तो हमने आपको क्या बताया कि ये इसका केंद्र, किसी कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया गया वह भाग जिसका एक भाग कलई किया हुआ होता है तथा दूसरा भाग परावर्तक होता है। अब आपको हम इसको बताने से पहले एक चीज और बता दें कि यहाँ दर्पण है और ये कांच है। कांच और दर्पण में अंतर क्या होता है? कांच जो होता है, जैसा आप पढ़ते हैं, कांच पारदर्शी होता है, उसमें आर पार दिखाई देता है। लेकिन अगर कांच के, जैसे ये हमने रखा, मान लीजिए हमारा एक कांच है, तो कांच में हमको आर पार दिखाई देता है। लेकिन अगर इसके पीछे वाली सतह पे ब्लैक पेंट और रेड ऑक्साइड लगा दिया जाए तो यह परावर्तक हो जाता है। पीछे सीन हमें नहीं दिखाई देता बल्कि हमें अपनी छाया दिखाई देती है, वो दर्पण है। तो यहाँ हमने इसकी भीतरी सतह पर रेड ऑक्साइड और ब्लैक पेंट का लेपन कर दिया है और इतनी सतह पे हमने बाहर से कर दिया है। इस तरह से किसी कांच के गोले को काट कर बनाया गया हुआ भाग जिसका एक भाग कलई किया हुआ होता है तथा दूसरा भाग परावर्तक होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। किसी कांच के खोखले गोले को काटकर मुख्यतः दो तरह के दर्पण बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से? हम इसको काट देते हैं। यहाँ से हमने काट दिया, आपके सामने इतना निकाल दिया। अब यहाँ आप देख रहे हैं हमको दो तरह का दर्पण दिखाई देता है। एक जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ है और दूसरा वह जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ है। तो जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ है इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ है उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। इस तरह एक कांच के खोखले गोले को काटकर दो तरह के दर्पण तैयार किए जा सकते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। परिभाषा एक बार फिर से सुने आप। किसी कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया वह भाग जिसका एक भाग कलई किया हुआ होता है तथा दूसरा भाग परावर्तक होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और किसी कांच के खोखले गोले को काटकर दो तरह के दर्पण बनाए जा सकते हैं। एक वो जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है जिसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं तथा दूसरा वह जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ होता है जिसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ये आपका उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण। अब हम आपको बताएंगे उत्तल दर्पण द्वारा तथा अवतल दर्पण की विशेष परिभाषाएं जो आपको यहाँ से पढ़ने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इसमें, तो पहली परिभाषा हमारी उभर के आ रही इसके केंद्र की, जिसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या है? ध्यान दें, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है उसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। यहां हम इसको C मान लेते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। एक ध्यान दें, यहां हमने इसलिए दोनों को एक साथ रखा है। अवतल दर्पण में सदैव उसको सामने होता है जबकि उत्तल दर्पण में सदैव उसके पीछे की ओर होता है। ये आप अवश्य ध्यान देंगे। अवतल दर्पण में सदैव सामने वक्रता केंद्र होता है और उत्तल दर्पण में उसके पीछे होता है। अवतल दर्पण में फोकस सदैव उसके सामने की ओर होता है जबकि उत्तल दर्पण में फोकस सदैव उसके पीछे की ओर होता है। ये आप विशेष ध्यान दें। अब दूसरी परिभाषा आप पढ़ते हैं, इसमें ध्रुव क्या होता है? ध्रुव, ध्रुव क्या होता है? दर्पण के द्वारक का मध्य, द्वारक माने जितना हमने पेंट किया हुआ है, ये पेंट की हुई जो सतह है इसका मध्य, इसे अगर हम इसकी त्रिज्या ज्ञात करें तो यही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि दर्पण के द्वारक की त्रिज्या उसकी ध्रुव कहलाती है। चित्र में जो P दिखाई दे रहा है ये आपकी दर्पण का ध्रुव है।
दर्पण का द्वारक क्या होता है? अगली परिभाषा फिर हमारी आती है द्वारक। द्वारक क्या होता है? दर्पण का वह भाग, जितना भाग हमने कलई किया हुआ है वह क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक। इसे हमने मान लीजिए इसको m1 m2 से हम अगर इंगित करते हैं तो इसमें m1 m2 जो है ये क्या हमारा दर्पण का द्वारक है। m1 m2 हमारा क्या है? दर्पण का द्वारक। फिर हम अगली परिभाषा यहां से निकालते हैं, ये फोकस एफ। फोकस एफ क्या होता है? तो हम फोकस एफ की बात करते हैं। फोकस एफ दर्पण का वह भाग है जहां से जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर होकर आती है, दर्पण के जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से होकर आती प्रतीत होती है, ध्रुव से वक्रता केंद्र की मध्य दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र की मध्य दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं या फोकस कहते हैं। आपको एक बार फिर से बताते हैं कि जो भी किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाती है, दर्पण से अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है वह दर्पण का फोकस कहलाता है, जिसे यहाँ एफ से व्यक्त किया गया है, जिसमें अवतल दर्पण में यह उसके सामने होता है जबकि उत्तल दर्पण में वह पीछे की ओर होता है। यह हम फोकस कहते हैं। इसके बाद बचती है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है आप समझे? ध्रुव से F के बीच की दूरी, ध्रुव से F के बीच की दूरी यानी कि जो P और F के बीच की दूरी है, माना कि हमने ये दूरी 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है यहां से C की, तो C की आधी दूरी जो होती है वो क्या होती है? उसकी फोकस दूरी होती है। इसे हम फार्मूले से भी लिखते हैं F बराबर R/2। अगर मान लीजिए यहां से ये दूरी है 30 सेंटीमीटर, माना कि हमने C से P के बीच की दूरी, C और P के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो PF की दूरी कितनी हो जाएगी? आपको इस फार्मूले का प्रयोग करना चाहिए। P से F की दूरी में फोकस दूरी बराबर कितनी हो जाएगी? यहाँ R का मान दिया गया 30 सेंटीमीटर, तो 30/2 बराबर 15। इसका मतलब यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? 15। तो यह फोकस दूरी जो है सदैव वक्रता केंद्र की आधी होती है। इसका अवश्य ध्यान दें। और ये भी ध्यान दें कि फोकस अवतल दर्पण में सदैव सामने की ओर होता है और उत्तल दर्पण में सदैव पीछे की ओर होता है। ये इससे जुड़ी कुछ परिभाषाएं थी। अब हम इसके बताएंगे आपको इसके द्वारा नियम।